दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और भूतिया कहानी के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी तो ट्रेन में सफ़र किया ही होगा। ट्रेन के डिब्बों में बैठे अनजान लोग अपनी एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। हर किस्म के भाव आपको एक छोटे से डिब्बे में नज़र आ जाएंगे और अगर आप पहाड़ों की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो ये रोमांच आपके जीवन भर का एक अनोखा सा अनुभव प्रदान करता नज़र आएगा। पर दोस्तों, ट्रेन का सफ़र जितना रोमांचक होता है उसे भयावह बनने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप ट्रेन में सफ़र करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे, खास तौर पर पहाड़ी रास्तों से गुजरने के दौरान। आज की कहानी वैभव अग्रवाल के साथ घटी घटना पर आधारित है। तो आइए जानते हैं उनके साथ घटी घटना के बारे में उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम वैभव है। पेशे से मैं एक टीचर हूँ, पर मुझे घूमने का शौक बचपन से था। इस शौक का सारा श्रेय मैं अपने पिताजी को ही दूंगा। उन्हीं ने हमें नई नई जगहों पर घूमने और नए अनुभवों से सीख लेना सिखाया। मैं अक्सर कुछ सालों में अपनी नौकरी की जगह बदल लिया करता था। इससे दो चीज़ें हुआ करती थी। एक तो मुझे नई नई जगहों को घूमने पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था, साथ ही अलग अलग जगहों की कहानियाँ और वहाँ के कल्चर को करीब से देख पाता था। नारायण खेड़ा मेरी नई पोस्टिंग की जगह थी। जाहिर सी बात है, हर बार की तरह यहाँ के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बस कुछ सूत्रों से पता चला था कि पहले 14 घंटे ट्रेन का सफ़र है, उसके बाद 3 घंटे की दूरी है अगर साधन मिल जाए तो। पर एक बात ने मुझे उत्सुक कर दिया। 14 घंटे का ट्रेन का सफ़र जिन रास्तों से होकर गुजरता था वो अपने आप में जन्नत के रास्ते से कम ना था। अतः मैंने हमेशा की तरह पोस्टिंग जाने से पहले एक हफ्ता घर रुकने का फैसला किया। और इस बार हर साल होने वाली कुल देवता की पूजा भी होनी थी। हर साल होने वाली इस पूजा में हमारे पूरे घर को बांधा जाता था। साथ ही सभी परिवारजनों को रक्षा सूत्र भी बांधे जाते थे, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है। अतः ना चाहते हुए भी मुझे इन सभी रस्मों को मानना पड़ता है। एक बार काम कमाई के लिए घर से बाहर निकल जाओ तो इंसान अपने ही घर में मेहमान बन जाता है, और चाहे कितनी ही लंबी छुट्टियाँ क्यों ना मिली हो, वक्त हाथ से गिरती रेत की तरह ही गुजर जाता है। देखते ही देखते छुट्टियाँ भी अब ख़त्म हो गई थी। मैंने अपना सामान लिया और छोटे भाई बहनों को घर के साथ माँ और पिताजी का ख्याल रखने का बोलकर स्टेशन की ओर चल दिया। बचपन के दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए हम स्टेशन की ओर बढ़ चले, पर कभी कभी रास्ते भी हमें इशारा कर देते हैं कि सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला। पर अगर इतनी आसानी से हम इशारों को समझ जाएं तो फिर बात ही क्या रह जाए। हमें भी रास्ते में वो इशारा तब मिला जब चाय पीने के बहाने हम कार से नीचे उतरे, और चाय पीकर जैसे हम कार में बैठकर आगे बढ़ने को हुए तो पता चला कि हमारी कार के पिछले दोनों टायर पंचर हैं। गुस्सा करते हुए हमने जैसे तैसे टायर बदल ही दिया और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चले। फिर कुछ घंटों का सफ़र कर जब मैं स्टेशन के अंदर गया तो पूरे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर वहाँ ना तो डिस्प्ले पर मेरी ट्रेन का कोई स्टेटस नज़र आ रहा था और ना ही इंक्वायरी ऑफिस में कोई बैठा हुआ था। पर एक बेंच पर बैठे मैंने पता नहीं कितनी देर इंतज़ार किया होगा। ढलते दिन के साथ लोगों की भीड़ भी अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। परेशान हाल में मैं बेंच से उठा और इंक्वायरी ऑफिस की ओर बढ़ा। अभी कुछ ही कदम लिए थे कि पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी। पलटने पर पता चला कि वो एक बूढ़ा समोसे बेचने वाला था। शायद उसने मेरे चेहरे पर बिखरी परेशानी और भूख को भांप लिया था। उसकी छोटी सी टोकरी से निकलने वाली गर्म समोसे की भिन्नी भिन्नी खुशबू से मैं खुद को रोक ना सका और उससे कुछ समोसे खरीद कर वापस से बेंच पर बैठकर खाने लगा। थोड़ी देर इधर उधर आवाज़ लगाकर वो आदमी भी मेरे पास आकर बैठ गया और हमारे बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा। बातों ही बातों में मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो पता चला कि इंक्वायरी ऑफिस में काम करने वाली मैडम आज छुट्टी पर चली गई है और उनके विकल्प में आने वाले अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। छोटे स्टेशनों के साथ यही दिक्कत होती है। सरकार इन पर काम कमाई होने की वजह से ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती। फिर कुछ देर में अंधेरा भी हो गया और तभी उम्मीद की एक किरण की तरह स्टेशन के स्पीकर से आवाज़ आई, कृपया ध्यान दीजिए,
नई दिल्ली से चलकर कनक घाटी होती हुई डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन संख्या 19807 अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 39 मिनट की देरी से चल रही है। इनके यहाँ 2:21 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अनाउंसमेंट सुनते ही मैंने तुरंत ही अपना सिर घुमाकर पीछे लगी घड़ी में टाइम देखा तो वहाँ 9:55 दिखाई पड़ रहा था। अब ये देखकर मुझे कुछ पल की शांति मिली। आखिर मेरी ट्रेन देरी से ही सही पर आ तो रही थी। जब तक ट्रेन आने का समय हुआ तो पूरा स्टेशन सुनसान हो चुका था। शायद ये हमारे मन में बैठा हुआ है कि सुनसान और अंधेरे की जगह अपने आप ही खौफ पैदा कर देती है। रुक रुक के जलती स्टेशन की ट्यूबलाइट और अजीब आवाज करता पंखा माहौल को बखूबी डरावना बना रहे थे। गर्मियां होने के बाद भी हल्की सी धुंध चारों तरफ फैली हुई थी। जहां भी सिर घुमाता वहीं से ऐसा लगता कि कोई आ रहा है, पर पता नहीं, शायद मेरे दिमाग की कल्पना रही होगी। पर फिर अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर 3 बार हाथ थपथपाया। हाथ महसूस होते ही मैंने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। डर भी अब मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। लेकिन तभी दूर से आती ट्रेन के सायरन ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। यकीन कीजिएगा, मैं अकेला आदमी था जो उस ट्रेन में चढ़ा। ना मेरे अलावा वहाँ कोई चढ़ने वाला था और ना ही उतरने वाला। जब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा तो सभी यात्रियों ने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा, मानो उनके बीच कोई भूत आ गया हो। फिर कुछ देर बैठने के बाद मैं सोने चला गया और ट्रेन भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। फिर थोड़ी देर में मेरी आंख भी लग गई। फिर कुछ देर के बाद मैंने खुद को एक क्षतिग्रस्त ट्रेन के किनारे जख्मी हालत में पाया। आसपास लाशें बिखरी पड़ी थी और अजीब से कुत्तों की तरह दिखने वाले जानवर उन्हें नोच रहे थे। अब ये नज़ारा देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई, पर शायद चीखना मेरे लिए मुसीबत को बुलावा देना था। चीख सुनकर एक जानवर की नज़र मुझ पर भी पड़ गई और वो भागता हुआ मेरे ऊपर चढ़ गया। हांफते हांफते मैं नींद से जागा और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उस सपने ने मुझ पर इतना ज़्यादा असर किया कि चाय बेचने वाले की आवाज़ सुनकर भी डर से मेरी चीख निकल गई। सभी यात्री उठकर मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मेरी हालत देखकर उनमें से एक डॉक्टर सामने आ गया। उसने मेरी बीपी और पल्स देखी और अपने बैग से पता नहीं कौन सी दवा निकालकर मुझे दी। शायद मेरी एंग्जाइटी को कम करने की दवाई होगी वो। उसे खाकर मुझे काफ़ी सुकून मिला और मैं दोबारा से सो गया। फिर अगली सुबह मेरी नींद लोगों की बातों और चाय नाश्ता बेचने वाले वेंडर्स की आवाज़ से खुली। जिस नज़ारे का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो अब शुरू हो चुका था। साफ हवा, हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आंखों को सुकून देती हरियाली। आया लग रहा था मानो जन्नत आसमान से उतर के ज़मीन पर आ गई हो। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मैं पिछली रात की सभी बुरी यादें भुला चुका था। फिर कुछ घंटे बस यूं ही खिड़की से बाहर देखते हुए गुजर गए। थोड़ी देर में मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई और जब मैं अंदर बैठा था तो कोच में कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था। मुझे लगा कोई सामान बेचने वाला होगा और फ़ौरन ही मैंने उसे इग्नोर कर दिया। जब मैं बाहर निकलता तो पूरे कोच में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। हाथ मुंह धोकर मैंने कुछ देर दरवाजे पर खड़ा होना चाहा, पर जो दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था अब उसे बंद कर दिया गया था। ट्रेनों में ये एक आम सी बात है। अतः मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे लॉक की चटकनी उठाई कि तभी एक बूढ़ा आदमी मुझ पे चिल्ला पड़ा और बोला, क्या मैं सबको मरवाना चाहता हूँ? मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी और मैंने उससे और अधिक जानकारी निकलवानी चाही, पर उसने मुझे डांट फटकार के अपनी जगह पर बैठने को बोला। फिर थोड़ी देर में ट्रेन का टीटी अपने हाथ में एक मेगाफोन लेकर आया जिसमें कुछ बातें रिकॉर्ड की हुई थी। बारी बारी से वो हर डिब्बे में मेगाफोन से जानकारी दे रहा था। मेगाफोन से निकलने वाली जानकारी दरअसल कुछ इस तरह की थी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है आगे क्या आने वाला है। हम अक्सर इसी रूट पर आते जाते हैं और आज कौन सा दिन है अब तक कोई इस बात से अनजान नहीं होगा, पर कई बार हमारे बीच अनजान लोग भी होते हैं। उन्हीं के लिए ये ब्रॉडकास्ट है, तो ध्यान से सुने और इस पर अमल करें सभी की सुरक्षा के लिए। अभी से आधे घंटे बाद टनल का सिलसिला शुरू होगा, जिनसे गुजरते समय आपको कुछ अमानवीय चीज़ें महसूस होंगी, पर इस ट्रेन के डिब्बे के अंदर हम सुरक्षित हैं। हर दरवाजे पर एक खास तरह का ताबीज़ लगा हुआ है जिससे कोई बाहरी आपदा अंदर नहीं आ सकती। आपको टनल से गुजरने के दौरान खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। साथ ही तीसरी टनल से गुजरते वक्त अपना सिर घुटनों में छिपाना है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध देनी है
और जैसे तीनों टनल गुजर जाएंगी आपको सूचित किया जाएगा, पर तब तक गलती की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर मेरे दिमाग में और भी कई सवालों ने घर कर लिया था। टीटी से अपने हर सवाल का मैं जवाब मांगना चाहता था, पर उसने मुझे अनसुना करके आगे बढ़ने पर ध्यान दिया। अक्सर दिमाग में चलते सवाल कुछ अलग ही उत्सुकता के कारण बनते हैं और उस समय सही गलत के बीच की लकीर मिट जाती है और सिर्फ जवाब की अहमियत बचाती है। फिर चाहे जवाब जानने का रास्ता सही हो या गलत, और बस मेरे मन में भी यही सब चलने लगा कि कैसे पता करूं टीटी की कही बातें सच भी हैं कि नहीं। अब ये सब जानने के लिए मैंने दिए गए निर्देशों का पालन ना करने की सोची और बैठकर टनल के आने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर बाद प्यास का आभास हुआ तो मैंने एक झटके में पूरी बोतल खाली कर दी, पर ऐसा करते मेरा सिर घूमने लगा क्योंकि काफ़ी देर से मैं भूखा था और शायद उस डॉक्टर की दी हुई दवाई का भी असर था। पर हैरान की बात तो ये थी कि दोस्तों, जो वेंडर्स अभी हर 10 मिनट में आना जाना कर रहे थे वो भी अचानक से गायब हो गए। डिब्बे में हो रही चहल पहल भी धीरे धीरे शांत हो गई। मेरी ही तरह कुछ लोग और भी थे जिनके दिमाग में भी कई सवाल थे। मुझे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ते देख 2 लोग उठे और मेरे पीछे दरवाजे पर आए। मुझे जिज्ञासा से ताबीज़ को देखते हुए एक आदमी ने मुझसे अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उसे टीटी की कही बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं है। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसकी आंखों में अजीब ही खुराफात नज़र आ रही थी। अभी उसने मुझे कुछ बताना शुरू ही किया था कि एक साथ इतना पानी पीने की वजह से मुझे बहुत ही ज़ोर से वॉशरूम जाने की ज़रूरत लगी, जिसके कारण सामने वाले को रोककर मैं सीधे वॉशरूम में चला गया। मेरे अंदर जाने के 2 ही मिनट में टनल शुरू हो गई, जिससे गहरा अंधेरा छा गया और अंधेरे के साथ ही अजीब सी चीखें मेरे कानों में पड़ी, जिससे मैं थोड़ा डर गया। पर मदद करने का भाव भी मेरे जहन में आ रहा था, इसलिए मैं बाहर निकला और चीखों का स्रोत ढूंढने लगा। पर अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज़ हिट की। चीखें सिर्फ वॉशरूम में सुनाई दे रही थी। कंपार्टमेंट में मध्यम संगीत गूंज रहा था। फिर वक्त को ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए मैंने उन दोनों लोगों को ढूंढा, पर सभी लोग सिर नीचे करके बैठे थे और इसी कारण उन्हें पहचानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि टनल ख़त्म हो गई और उसके ख़त्म होते ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ गया और वहाँ मैंने उन दोनों लोगों को ताबीज़ निकालते हुए पाया। उनके मुताबिक ये सब एक ढोंग है और कुछ नहीं। हमारी बातें सुनकर एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया और हम पर चिल्लाने लगा। उसकी भाषा तो मैं नहीं समझ पाया, पर यकीनन उसके गुस्से की वजह ताबीज़ निकालना रहा होगा। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो अचानक चुप हो गया और जल्दी जल्दी में उसमें खुद को सुरक्षित करने के लिए वॉशरूम में बंद कर लिया। फिर टनल शुरू होते ही अंधेरा वापस से लौट आया और हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और दीवार के सहारे खड़े हो गए। पर इस बार चीखों की आवाज़ें कंपार्टमेंट के अंदर भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने से कुछ गुजरा, पर उसे अनदेखा कर हम आंखें बंद कर खड़े रहे। फिर जैसे ही टनल ख़त्म हुई तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी अजीब आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। जब मैंने उस आवाज़ का पीछा किया तो मैंने देखा कि एक औरत अपना सिर अजीब तरह से घुमा रही थी। इतना ही नहीं, वो ऐसी आवाज़ निकाल रही थी जैसे उसके वोकल कॉर्ड्स में समस्या आ गई हो। तभी दूर से भागते हुए टीटी उस औरत के पास आया और उस औरत के साथ उसी के परिवार में से एक आदमी को लेकर उसे एक जगह पर बंद करने के लिए लेकर जाने लगा। पर उस औरत ने टीटी पर ही हमला कर दिया। शायद उस औरत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही होगी। रोजाना सफ़र के लोग तो उस औरत के करीब तक आने से कतरा रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, पर हम 4 लोग मिलकर भी उस औरत को संभालने में असमर्थ हो रहे थे। दोस्तों, ये देखकर एक स्थानीय बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और खिड़की और दरवाज़ा जांचने लगा। उस दरवाजे को देखकर वो भागता हुआ आया और सभी पर चिल्लाने लगा। फिर उसने गुस्से में बताया कि कैसे दरवाजे से ताबीज़ गायब हो गया है और उसी कारण से ये औरत किसी काली शक्ति के वश में आ चुकी थी। अभी वो बूढ़ा आदमी बात की गंभीरता को समझा ही रहा था कि कई सारे लोग उठ गए और आसपास के लोगों से लड़ने लगे। कुछ जांच करने पर पता चला कि कई लोगों के शरीरों पर ब्लेड से काटने के निशान अचानक से बन रहे थे। लड़कियां आसपास के लड़कों पर इल्जाम लगाने लगी, पर कहीं ना कहीं स्थानीय लोग इस बात को जानते थे कि सब उस ताबीज़ के गायब होने की वजह से हुआ है, पर कोई कुछ नहीं बोल सकता था। एक तरफ लोग आपस में लड़ रहे थे और एक तरफ हम उस अजीब हरकत करने वाली औरत को संभालने की कोशिश में जुटे हुए थे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी
उस औरत को शांत करने में लगे हुए थे, पर सभी प्रयास नाकाम हो जाने के बाद डॉक्टर एक इंजेक्शन लेकर आया और उस औरत की गर्दन पर लगा दिया। ऐसा करने के पीछे की वजह तो मैं आज भी नहीं जान पाया, क्योंकि इंजेक्शन लगाते ही उस औरत ने डॉक्टर के गर्दन पर इतनी जोर से काटा कि उसकी दिमाग में खून ले जाने वाली नस फट गई और एक तेज खून की धारा फव्वारे से निकलते पानी की तरह आसपास बिखर गई और उस डॉक्टर की उसी समय मौत भी हो गई। अब ये देखकर टीटी ने औरत को संभालना छोड़ हाथ में मेगाफोन लिया और गुस्से में कहने लगा कि हम टूरिस्टों की वजह से कई ऐसे हादसे इन रास्तों पर होते हैं जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था। और आखिर में वो बोला, आखिरी टनल आने वाली है, पता नहीं कैसा मौत का मंजर देखने को मिलेगा, पर अपनी सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है। अतः सभी लोग उसकी बात सुनकर शांत हो गए और अपने कानों पर हाथ रखकर सभी ने सिरों को घुटनों में छिपा लिया। फिर वो टनल शुरू हो गई और जैसे अंधेरे ने अपने पैर पसारे, जिस आदमी ने ताबीज निकाला था वो चुपके से वापस से ताबीज लगाने पहुंच गया, पर एक जोर से आई चीखने की आवाज ने सबको खौफ में डाल दिया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन उठाकर देख ले। थोड़ी देर में मुझे अपने आसपास से ऐसी आवाजें आने लगी मानो कोई जानवर को चाट रहा हो। जिज्ञासा से मैंने थोड़ी सी गर्दन घुमाई और हल्की सी आंखें खोलकर आसपास का मुआयना किया तो मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। एक अजीब सा दिखने वाला जीव डॉक्टर के शरीर से निकले खून को बुरी तरह से चाट रहा था। उस अजीब जीव की मौजूदगी को महसूस कर वो अजीब हरकतें करने वाली औरत भी उसके करीब चली गई और अब दोनों एक साथ जमीन पर पड़े डॉक्टर की लाश से बचे हुए खून को चूसने लगे थे। फिर थोड़ी ही देर में हमारे करीब उन अजीब चीज़ों का जमावड़ा लग गया और वो सभी अजीब भाषा में एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर कुछ जीव पूरी ट्रेन का चक्कर लगाते और फिर वहां आकर डॉक्टर का खून चूसते। पर उसी बीच मुझ में थोड़ी सी आवाज़ हो गई, जिसे सुनकर एक जीव ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ पर रक्षा सूत्र होने की वजह से उसका हाथ जल गया और फिर चीखते उस जीव ने ट्रेन से छलांग लगा दी। उसकी तकलीफ देख दूसरे जीव भी मुझसे डरने लगे और इस डर का फ़ायदा उठाते हुए मैंने खुद को एक बाथरूम में बंद कर लिया। बाहर से काफ़ी देर तक अजीब आवाज़ें आती रही, पर मैंने फिर दोबारा बाहर निकलने की गलती नहीं की। टनल भी ख़त्म हो गई और बाथरूम में भी रोशनी फैल गई, पर मुझे अभी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर निकल सकूं। फिर कुछ ही देर गुजरी होगी और टीटी अनाउंसमेंट करने लगा कि अब मामला काबू में है, पर मैं स्टेशन आने तक अंदर ही बैठा रहा। पर अब ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन पर पहुंची तो मैंने चैन की सांस ली, पर जो कुछ बाहर निकलकर मैंने देखा वो आज भी बुरे सपने के रूप में मुझे बहुत डराता है। दरवाजे के पास उसी आदमी का सफ़ेद पड़ा मृत शरीर था जिसने दरवाजे से ताबीज़ हटाया था। साथ ही उस डॉक्टर की भी लाश सफ़ेद पड़ चुकी थी। खून का तालाब जो डॉक्टर के शरीर से बना था वो भी अब गायब था। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान लिया और ट्रेन से उतरते टीटी ने मुझे रोककर अपने साथ स्टेशन मास्टर के केबिन में ले गया। फिर मुझे अपने सामने बैठाकर टीटी ने बताया कि कुछ 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हो गए। मेरे चेहरे पर फैले सवालों को देखकर टीटी बोला कि वो जानता है ताबीज निकालने वाले लोगों का मनोबल मेरी वजह से बढ़ा था, जिस वजह से ये सब हुआ। कुछ 10 से 15 मिनट मुझे अलग अलग तरह से डांटने के बाद टीटी ने मुझे इन सब के पीछे की कहानी बताई कि यह रास्ता आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं लिया जाता, क्योंकि नई लाइन पर काम चल रहा है, इसलिए इस रास्ते को चुनना मजबूरी बन गई है। और सोने पर सुहागा, आज का दिन जिसने हमारे लिए चुनौती खड़ी कर दी। ट्रेन कैंसिल नहीं कर सकते थे और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, अतः इसी रास्ते का इस्तेमाल करना था। स्थानीय लोगों को मालूम था आज यहाँ से जाना खतरनाक है, पर हम पर भरोसा करते हुए वो ट्रेन में चढ़ गए। यहाँ पर मैंने टीटी को रोकते हुए कहा, मुझे इन सब की शुरुआत के बारे में जानना है। ये सब कैसे हुआ, वो अजीब से दिखने वाले जीव कौन थे और इन नियमों को किसने बनाया। फिर कुछ देर शांत रहकर टीटी ने दोबारा बोलना शुरू किया। ये बात सन 1890 के आसपास की है। पूरे भारत में अंग्रेजी शासन ट्रेनों की लाइन बिछा रहा था। ये पहाड़ी इलाका होने के कारण कई तरह की परेशानियां यहाँ पर ट्रैक बिछाने के दौरान सामने आ रही थी। असल आंकड़ा तो ये है कि कुछ 10,000 मजदूरों ने यहाँ पर अपनी जान काम करते हुए गंवा दी। जो मजदूर काम करने लायक नहीं बचते उनको या तो पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता या फिर इस टनल में फेंक दिया जाता। कई मजदूर ऐसे भी थे जो टनल बनाते हुए ब्लास्ट में अपनी जान गंवा बैठे और उनके शरीर भी कभी किसी को नहीं मिले। आज जो कुछ तुमने देखा है ये उन्हीं मजदूरों की आत्मा थी।
उन्हें आज भी लगता है कि 19वीं सदी चल रही है और ट्रेनों में सिर्फ अंग्रेजी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मारने के बाद आत्मा को समय का अंदाज़ा नहीं रहता। इस वजह से सभी आत्माएं अपना बदला लेने के लिए साल के कुछ निर्धारित दिनों पर ट्रेन पर हमला करती हैं। एक सवाल तुम्हारे मन में ये भी आया होगा कि बूढ़े आदमी ने बाथरूम में छिपने के बारे में क्यों सोचा, और उसी की तरह तुम भी जब बाथरूम में छिपे तो तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। तो उसके पीछे की वजह यह है कि उस ज़माने में इंडियंस को बहुत ही बुरी तरह से रखा जाता था। उनको जब भी कभी ट्रेन में सफ़र करने मिलता था तो वो लोग अक्सर बाथरूम में या उसके आसपास खड़े होकर सफ़र करते थे। आज़ादी के कई सालों बाद भी लगभग 1000 से भी ज़्यादा चिट्ठियों को प्रधानमंत्री ऑफिस भेजने के बाद भी जब सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं पड़ा तो लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों से बात करके 12 पंडित, तांत्रिक और अघोरियों को यहाँ पर बुलाया। ये 12 लोग उस समय के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली लोग थे, पर यहाँ की आत्मा को काबू करना इनके भी बस में नहीं था। कई प्रयासों में 4 महात्माओं की जान जाने के बाद बचे हुए 8 महात्माओं ने इस रूट पर आने वाले स्टेशन और वहाँ काम करने वाले स्टेशन मास्टरों को कुछ ताबीज़ दिए जो आज भी यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में लगे होते हैं। अगर तुम कुछ लोग अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ये हरकत ना करते तो आज का सफ़र भी पिछले कई सालों की तरह सुरक्षित रूप से गुजर जाता। दोस्तों, टीटी की बातें सुनकर मैं खुद की भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया और आंसुओं की धारा मेरी आंखों से बह गई। अब ये घटना मेरे जीवन को बदलने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है, जिसका प्रभाव मेरे जीवन पर आज भी है। जी हाँ दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने दूर दराज के इलाकों में जाना बंद कर दिया है और अब मैं अपनी पोस्टिंग अक्सर घर के करीब ही लेता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।